सो ओके गाइज, आज हम लोग करने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट का थर्ड वीडियो। इसके पहले वाले वीडियोस में मैंने लास्ट शायद मोलर मास के बारे में बताया था, उसके कुछ क्वेश्चंस कराए थे। सो आज कंटिन्यू करते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ। उसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करेंगे एवरेज एटॉमिक मास के बारे में बताएंगे, डेंसिटी के बारे में बताएंगे, रिलेटिव डेंसिटी के बारे में बात करेंगे, और भी काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सो देखते हैं व्हाट इज़ मोल कॉन्सेप्ट पार्ट 3। चलो, तो फिर लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन से ख़त्म किया था। सो दिस वीडियो विल बी स्टार्टेड बाय द क्वेश्चंस। तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और उसके बाद फर्दर टॉपिक्स पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, सो पहला क्वेश्चन है आज का, देख लेते हैं। 1.8 kg ऑफ C6 1.8 kg ऑफ C6H12O6 मतलब ग्लूकोज। तो इसमें हम लोगों को फाइंड करने हैं नंबर ऑफ मोल्स C6H12O6 में, और सेकेंड में हम लोग को फाइंड करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लास्ट वीडियो में मैंने मोल्स फाइंड करने का तरीका बताया था और नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करने का फॉर्मूला बताया था। दो टाइप बताए थे कि मोल्स को कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो सिंपल से दोनों फॉर्मूला यूज़ करके हम लोग ये क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आप एक बार क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, तो उसके बाद हम लोग उसका सोल्यूशन डिस्कस करते हैं। सो ओके, चलो डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को। अब हम लोग को फाइंड करने हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज। सो बहुत इजी है, फॉर्मूला लगाना है मास इन ग्राम अपॉन ग्राम एटॉमिक मास। मोल्स ऑफ C6H12O6 कितने आएंगे, कितना मास हम लोग को दे रखा है 1.8 kg, तो उसको हम लोग 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि वो ग्राम में आ जाए। और ग्राम एटॉमिक मास ग्लूकोज का आता है लगभग 180 ग्राम्स। तो इसको हम लोग सिंपली कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये आ जाएगा हम लोगों का, ये आ जाएगा 10 मोल्स। ओके, तो मोल्स हम लोग के कितने आ गए ग्लूकोज के 10 मोल्स। अब हम लोग को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं। सो इसमें हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे दूसरा वाला, इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करते हैं। तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो सकता है, नंबर ऑफ एटम्स हो सकता है, या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आयंस, जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया है। उसको हम लोग डिवाइड करते हैं एवोगैड्रो नंबर से। तो हम लोग को नंबर ऑफ मोल्स पता है कितने हैं 10, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे 10 Na। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, 10 Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम लोग को मिल जाएंगे। सो अब इस वीडियो में हम लोग इस क्वेश्चन में हम लोग और भी देख सकते हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, और सेम टाइप का क्वेश्चन हमने पिछले वाले वीडियो में भी डिस्कस किया था। सो आई होप कि आप लोग ये वाला डिस्कस कर लेंगे, क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसके बाद डिस्कस करते हैं। इसमें जैसे अगर आप लोग चाहें तो थर्ड पार्ट एक और हम लोग ले सकते हैं कि जैसा कि मैंने बताया कि कैलकुलेट मोल्स ऑफ कार्बन, या फिर नंबर ऑफ एटम्स हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं किसके, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के। सो आई होप ये वाला पार्ट आप लोग इजीली कर लेंगे। लास्ट वीडियो में भी हमने इस टाइप का क्वेश्चन डिस्कस किया था। तो जो भी उसका आंसर आए आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइए। ओके, सो हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसकी लैंग्वेज आप लोग खुद लिख लेगा, मैं बता देता हूँ। मान लो आपके पास एक कोई पेंसिल है, उसके पेंसिल की लेड है वो कार्बन 12 से बनी हुई है। सो अगर कोई लड़का या कोई भी आदमी अगर पेंसिल से लिखता है पेपर के ऊपर, तो कुछ लेड खर्चा होती है। तो उस पेपर पे पेंसिल से लिखने के बाद जो लेड खर्चा हुई है उसका वेट है वेट ऑफ कार्बन 12, क्योंकि वो लेड कार्बन 12 से ही बनी है। दिस इज 24 मिलीग्राम। कितना, 24 मिलीग्राम। तो हम लोग को फाइंड करने हैं, पहले तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने कितने होंगे उस पेपर पे कार्बन 12 के।
बहुत ईजिली फाइंड कर लेंगे हम लोग को। वेट दे रखा है, हम लोग उसको मोलर मास से डिवाइड करेंगे और ईजिली हम लोग को मोल्स मिल जाएंगे। सेकेंड हम लोग को बताना है नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। क्या बताना है? नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स कैसे फाइंड करेंगे, ये देखते हैं। सबसे पहले हम लोग को क्या फाइंड करना है? मोल्स। तो मोल्स फाइंड करते हैं इजीली। वेट इन ग्राम दे रखा है, सॉरी वेट इन मिलीग्राम दे रखा है, तो इसको पहले हम लोग ग्राम में चेंज कर लेंगे 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके। अब मोलर मास कितना होगा कार्बन 12 का? वेरी गुड, इट विल बी 12। तो जो मोल्स आ जाएंगे वो आ जाएंगे 2 × 10⁻³ मोल्स ऑफ कार्बन 12। इतने मोल्स हैं हम लोगों के पेपर के ऊपर। अब नेक्स्ट पार्ट जो है हम लोग को क्या बताना है, उसमें हम लोग को बताना है कि नंबर ऑफ ग्राम एटम्स कितने हैं या फिर नंबर ऑफ कार्बन 12 एटम्स कितने हैं। ठीक है, तो हम लोग को मोल्स मिल गया है, मोल्स मिल गया है और हम लोग को बताना है नंबर ऑफ कार्बन 12 के एटम्स कितने हैं। दूसरा वाला फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाला, इसमें हम लोग नंबर ऑफ कार्बन 12 एटम्स भी बोल सकते हैं ईजिली। हम लोग इसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे। हम लोग को नंबर ऑफ मोल्स पता है 2 × 10⁻³ एवोगैड्रो नंबर कितना होता है 6.023 × 10⁻23। तो ये हम लोग का आ जाएगा नंबर ऑफ कार्बन 12 एटम्स। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो इसको 6.023 को 6 ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा 12 × 10⁻20 या फिर 1.2 × 10⁻21। कितने ये हो गए हम लोग के एटम्स ऑफ कार्बन 12। ठीक है, सो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का रहेगा, पहले ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया? अगर समझ में आया तो ज़रूर से कमेंट में बताइए कि यस सर आ गया। और इसके पहले वाले क्वेश्चन में जो मैंने क्वेश्चन बोला था कि खुद सॉल्व करके इसको कमेंट करिए, तो उसको भी ज़रूर से बताइएगा। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि गैस के मोल्स को कैसे निकाला जाए। अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया सॉलिड के मोल्स को निकालने के दो फॉर्मूलेज हमने बताए कि एक तो अगर हम लोग का मास दे रखा हो तो मोल्स कैसे फाइंड करें, या फिर अगर हम लोग को नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे हों तो हम लोग मोल्स कैसे फाइंड करें। ठीक है, अब हम लोग गैस की मोल्स को कैसे फाइंड करते हैं वो डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इसको हम लोग इरेज करते हैं। ठीक है, हम लोग बात करते हैं गैसियस स्टेट के बारे में। अगर हम लोग गैसियस स्टेट की बात करें कि गैस का हम लोग मोल्स कैसे निकालेंगे, तो आप लोगों ने एक आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी होगी। क्या पढ़ी होगी? आइडियल गैस इक्वेशन। जो कि है PV = nRT। PV = nRT। तो इससे हम लोग मोल्स फाइंड करेंगे गैस के। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक एक करके सारे टर्म्स के बारे में इसके बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि मोल्स कैसे हम लोग फाइंड करते हैं इस फॉर्मूले से। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग का टर्म है P। P इज प्रेशर। व्हाट? प्रेशर ऑफ गैस। अब गैस का प्रेशर हम लोग कैसे मेजर करते हैं या कैसे मानते हैं कि गैस प्रेशर लगाती है। मान लो कोई एक कंटेनर है, उसमें गैस के रैंडम पार्टिकल्स हैं। गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी दूर दूर होते हैं, वो एक रैंडम मोशन करते हैं, तो उनके पास एक अच्छी खासी काइनेटिक एनर्जी रहती है, तो वो एक दूसरे से लड़ते हैं। और गैस की जो कंटेनर हुआ उसकी वॉल पे प्रेशर लगाते हैं। एक गैस के, मान लो ये गैस के पार्टिकल्स हैं, तो वो ये एक रैंडम मोशन में होते हैं, इनके पास अच्छी खासी काइनेटिक एनर्जी होती है, एक रैंडम मोशन में होते हैं। तो ये जो तुम्हारा कंटेनर का जो वॉल है इसके ऊपर प्रेशर लगाते हैं। सो दिस इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस। इसी प्रेशर की हम लोग बात कर रहे हैं, प्रेशर ऑफ गैस। ये जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं ये कंटेनर की वॉल पे
प्रेशर लगाते हैं, एक दूसरे से कोलाइड करते हैं और क्या नाम हम लोग का कंटेनर की वॉल पे प्रेशर लगाते हैं। तो दिस इज़ द प्रेशर ऑफ गैस। इसी में हम लोग डिफरेंट यूनिट्स के बारे में बात करेंगे कि प्रेशर की क्या क्या डिफरेंट यूनिट्स होती है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि प्रेशर क्या होता है। प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, मतलब किस पर्टिकुलर एरिया पे कितना फोर्स लग रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेशर। मान लो इतना एरिया है और इस पे हम लोग कुछ फोर्स लगा रहे हैं तो उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे प्रेशर के टर्म्स में, ठीक है। अगर सिंपली फॉर्मूले से पता चल रहा है कि अगर तुम्हारा एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा, अगर वहीं एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा। तो अगर इससे हम लोग देखें कि प्रेशर की यूनिट क्या होती है, तो फोर्स मतलब न्यूटन, एरिया मतलब मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज़ द यूनिट ऑफ फोर्स। अब अगर हम लोग बात करें गैस के टर्म्स में तो हम लोग को काफ़ी सारी और यूनिट्स पता होनी चाहिए प्रेशर की। अगर हम लोग मोल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो हम लोग डिस्कस करते हैं प्रेशर की और क्या क्या यूनिट्स हो सकती हैं या होती हैं। सो बात करते हैं अदर यूनिट्स ऑफ प्रेशर। अदर यूनिट्स ऑफ प्रेशर जो कि यूजुअली क्वेश्चंस में हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अदर यूनिट्स ऑफ प्रेशर में जो सबसे पहली यूनिट हम लोग बात करने वाले हैं वो है एटीएम। अगर हम लोग बात करें 1 एटीएम की, सो एटीएम क्या होता है सबसे पहले, एटीएम इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर ऑन अस। तो जैसे ये एटमॉस्फेयर है, इसमें भी एयर के पार्टिकल्स हैं, वो भी रैंडम मोशन कर रहे हैं, वो भी एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं, तो वो भी हम लोगों के ऊपर एक प्रेशर लगा रहे हैं और उसी प्रेशर को हम लोग कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो अर्थ है वो एक एयर की लेयर से सराउंडेड है, तो वो एक थ्रू आउट एटमॉस्फेयर बनाती है, जो एटमॉस्फेयर हम लोग के ऊपर प्रेशर लगाती है और उसी प्रेशर को हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं और फिर हम लोग उसको मेज़र करते हैं। और अगर हम लोग बात करें 1 एटीएम की, जो कि इक्वल होता है 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। Hg मतलब मरकरी। तो मरकरी के 76 सेंटीमीटर कॉलम के 76 सेंटीमीटर कॉलम के इक्वल प्रेशर कितना होता है 1 एटीएम। और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 760 mm ऑफ Hg या फिर 760 टॉर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 1 mm ऑफ Hg है तो 1 टॉर के इक्वल होगा। क्या, अगर 1 mm ऑफ Hg है देन इट विल बी इक्वल टू 1 टॉर। तो ये कुछ यूनिट्स हो गए प्रेशर की। और यूनिट्स होती हैं प्रेशर की जिसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करते हैं, जैसे कि अगर हम लोग बात करें पास्कल, तो पास्कल इज 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कितना, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर हम लोग पास्कल की बात करें तो वो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल होती है। और अगर हम लोग और यूनिट्स के बारे में बात करते हैं प्रेशर की, तो एक यूनिट और होती है बार। क्या होती है, बार। तो अगर हम लोग डिस्कस करें 1 एटीएम के बारे में, तो 1 एटीएम इज इक्वल टू 1.0132। हाँ, 1.0132 बार के इक्वल होती है 1 एटीएम। और अगर हम लोग 1 एटीएम को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के रिस्पेक्ट में बात करें 1 पास्कल इज 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और अगर हम लोग 1 एटीएम के रिस्पेक्ट में बात करें तो 1 एटीएम इज 1.0132 बार। और अगर हम लोग 1 बार के अकॉर्डिंग बात करें तो 1 बार इज 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल होता है 1 पास्कल के, तो ये इक्वल होगा 10 टू द पावर 5 पास्कल के भी, ठीक है। और अगर 1 एटीएम इज 1.0132 बार, तो इसको हम लोग और भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1 एटीएम को हम लोग ये भी लिख सकते हैं दैट इट इज इक्वल टू 1.0132 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर 1.0132 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल, ठीक है। तो नोट कर लीजिए इसको। ओके,
सो दिस इज ऑल अबाउट प्रेशर। अब हम लोग नेक्स्ट टर्म के बारे में बात करते हैं जो कि है वॉल्यूम। व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ गैस? हम लोग किसके बारे में डिस्कस करेंगे? वॉल्यूम के बारे में। वॉल्यूम ऑफ गैस। तो अगर हम लोग बात करें वॉल्यूम के बारे में, तो गैस का कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता। जैसे अगर किसी कंटेनर में कुछ गैस एनक्लोज्ड है या बंद है, तो जो कंटेनर का वॉल्यूम है वही गैस का वॉल्यूम होगा। तो गैस का एक फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता है। मतलब वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस। ओके। और अगर हम लोग बात करें कि वॉल्यूम की यूनिट्स क्या होती हैं, तो वॉल्यूम को हम लोग मेज़र करते हैं लीटर, ml, और भी कई सारी यूनिट्स हैं जिसको हम लोग अभी फर्दर डिस्कस करेंगे। जैसे हम लोग प्रेशर की काफ़ी सारी यूनिट्स को डिस्कस करके आए हैं, वैसे ही हम लोग वॉल्यूम की भी कुछ यूनिट्स को डिस्कस करेंगे। ओके, सो अगर हम लोग बात करें अदर यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम, तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं। अगर हम लोग बेसिक यूनिट की बात करें, सबसे बेसिक जो यूनिट हमेशा यूज़ होती है दैट इज़ लीटर। सो 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर क्यूब। कितना? 1 लीटर इज 1 डेसीमीटर क्यूब। और अगर 1 लीटर की बात करें ml में, तो दिस इज 1000 ml। कितना? 1000 ml हो जाता है। एंड 1000 ml इज 1000 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब 1 ml इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। ओके। अगर वहीं हम लोग बात करें 1 मीटर क्यूब की, सो दैट इज 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब इज 1000 लीटर। सो सिमिलरली इट विल बी इक्वल टू 1000 डेसीमीटर क्यूब। सो ये कुछ यूनिट्स हैं तुम्हारी वॉल्यूम की, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे आर के बारे में, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और टेम्परेचर के बारे में। आई होप आपने नोट किया होगा। सो अब नेक्स्ट टर्म के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट टर्म इज, वैसे तो मोल है, लेकिन मोल्स को ही तो हम लोग को फाइंड करना है। मोल्स को ही तो हम लोग को फाइंड करना है। तो हम लोग नेक्स्ट टर्म के बारे में बात करते हैं। दिस इज आर, मतलब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जो आर है, ये यूनिवर्स की सारी गैसेस के लिए कांस्टेंट रहेगा। इट इज कांस्टेंट फॉर ऑल द गैसेस प्रेजेंट इन द यूनिवर्स और द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। मतलब सीधा से आप लोग लिख लेंगे, इट इज कांस्टेंट फॉर ऑल द गैसेस। कांस्टेंट फॉर ऑल द गैसेस। ठीक है। अब हम लोग इसको फॉर्मूले से ही डायरेक्ट डिराइव भी कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोग इस फॉर्मूले से ही बात करें, हम लोग लिख सकते हैं इसको, इसकी यूनिट्स को अगर हम लोग डिराइव करने की बात करें, तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूले से ही लिख सकते हैं दैट आर इज इक्वल्स टू PV अपॉन NT। आर इज इक्वल्स टू PV अपॉन NT। सो अगर इसको देखते हैं, अगर हम लोग इसकी यूनिट की बात करें, तो प्रेशर की यूनिट हो जाएगी हम लोग की ATM, वॉल्यूम हम लोग लेंगे लीटर में, टेम्परेचर हम लोग ले लेंगे केल्विन में, और N इज नंबर ऑफ मोल्स। ओके। तो ये हो जाएगा लीटर ATM अपॉन मोल केल्विन। तो एक यूनिट ये हो गई, एक यूनिट ये हो गई यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट या फिर आर की, लीटर ATM मोल पर केल्विन। लेकिन अगर हम लोग बात करें PV को एज अ वर्क मान के, थर्मोडायनेमिक्स में हम लोगों ने पढ़ा है कि PV इज इक्वल्स टू वर्क। सो अगर हम लोग उसको मान के करें, तो हम लोग PV की जगह या फिर लीटर एटमॉस्फेयर की जगह हम लोग वॉल्यूम यूनिट यूज़ कर सकते हैं वर्क की, जो कि होती है जूल। वी कैन यूज जूल एज द यूनिट। तो हम लोग अगर यूनिट्स की बात करें, और अगर हम लोग बात करें यूनिट्स, तो हम लोग PV को एज अ वर्क कंसिडर कर सकते हैं, और वर्क की यूनिट होती है जूल। तो अगर हम लोग R की यूनिट की बात करें, तो वो हो जाएगी
जूल पर मोल केल्विन, जूल पर मोल केल्विन। और वहीं अगर हम जूल वर्क की और यूनिट्स की बात करें तो एक यूनिट और होती है वर्क की, दैट इज कैलोरी। तो हम लोग इसको ये भी लिख सकते हैं कैलोरी पर मोल केल्विन। ओके, सो अब जैसे कि मैंने बताया कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है ये, तो एक कांस्टेंट है तो इसकी कुछ पर्टिकुलर वैल्यू होगी, तो अलग यूनिट्स के अलग वैल्यू है, अलग यूनिट्स के लिए अलग अलग वैल्यू है। अगर हम लोग बात करें लीटर एटीएम पर मोल केल्विन के बारे में, लीटर एटीएम मोल पर केल्विन के बारे में बात करें तो आर की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 0.0831, 0.0821 लीटर एटीएम मोल केल्विन। ठीक है, वहीं अगर हम लोग जूल पर मोल केल्विन के बारे में बात करें तो ये हो जाएगी, इसके रेस्पेक्ट में अगर हम लोग बात करें तो ये हो जाएगी 8.314 जूल पर मोल केल्विन। और वहीं अगर हम कैलोरीज के रेस्पेक्ट में बात करें तो ये हो जाएगी 2 कैलोरी पर मोल केल्विन। सो आई होप आपको समझ में आया होगा, तो आप लोग यहाँ तक नोट करिए। उसके बाद हम लोग फर्दर बात करेंगे टेम्परेचर के बारे में कि हम लोग टेम्परेचर को कैसे उसकी क्या यूनिट लेते हैं, उसको कैसे चेंज कर सकते हैं, और काफ़ी सारी बातें करते हैं। तो इसको नोट करिए, उसके बाद देखते हैं। सो आई होप आपने नोट किया होगा। अब हम लोग बात करते हैं टेम्परेचर के बारे में। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे टेम्परेचर के बारे में। तो टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर इज समथिंग दैट डिफाइंस द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। क्या डिफाइन करें? डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, या फिर कि कोई ऑब्जेक्ट कितना गर्म या कितना ठंडा है। ठीक है, अब टेम्परेचर अगर हम लोग मान लें दो बॉडी हैं जिसका एक का टेम्परेचर T1 है और एक का टेम्परेचर T2 है, हम लोग फ्लो ऑफ टेम्परेचर की बात करते हैं। अगर टेम्परेचर जो T1 बॉडी का है वो ज़्यादा है T2 बॉडी से, तो फ्लो किधर से किधर होगा? ऑब्वियस सी बात है, जिसका ज़्यादा टेम्परेचर होगा उससे कम टेम्परेचर वाले पे फ्लो होगा, तो मतलब T1 से T2 टेम्परेचर फ्लो होगा। सो टेम्परेचर ऑल्सो डिफाइंस द फ्लो ऑफ हीट। हीट कैसे फ्लो करेगी? जो बॉडी ज़्यादा टेम्परेचर पे है उससे वो कम टेम्परेचर वाली बॉडी पे ट्रांसफ़र होगी हीट। तो टेम्परेचर को हम लोग अगर यूनिट अगर टेम्परेचर की माने तो हम लोग इसको मीज़र करते हैं केल्विन स्केल पर। किस पे? केल्विन स्केल। तो टेम्परेचर की यूनिट हम लोग क्या यूज़ करेंगे? केल्विन। ओके, अब अगर हम लोग बात करें कन्वर्जन्स की, मान लो अगर आपको किसी क्वेश्चन में जो टेम्परेचर है वो डिग्री सेंटीग्रेड में दे दिया गया है, तो उसको हम लोग केल्विन में कैसे चेंज करेंगे? हाँ, एक बात और, मोल कॉन्सेप्ट में थ्रू आउट आपको हर क्वेश्चन में लगभग जो आपका टेम्परेचर है वो केल्विन में ही लेना पड़ेगा, केल्विन में ही लेंगे। तो ये कन्वर्जन आपको ज़रूर आना चाहिए कि सेल्सियस को केल्विन में कैसे चेंज करना है। तो अगर हम लोग बात करें सेल्सियस को केल्विन में कैसे चेंज करना है, तो अगर डिग्री सेल्सियस में दे रखा है तो उसमें बस हम लोग को 273.15 का एडिशन करना है, एंड देन यू कैन चेंज इट टू केल्विन। सो एक टेम्परेचर की यूनिट और होती है जिसको हम लोग कहते हैं फ़ारेनहाइट। दो तो हम लोगों ने डिस्कस कर ली, एक क्या पहली क्या डिस्कस करी? केल्विन, इसमें हम लोग को थ्रू आउट द मोल कॉन्सेप्ट लेना है, या फिर पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में मोस्ट ऑफ द चांसेस हम लोग केल्विन में ही टेम्परेचर को लेते हैं। दूसरी हम लोगों ने डिस्कस करी सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड से अगर हम लोग को सेल्सियस केल्विन में चेंज करना है तो उसका फॉर्मूला ये रहा, डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273.15। वहीं अगर हम लोग थर्ड की बात करें जो होती है डिग्री फ़ारेनहाइट। सो अगर डिग्री फ़ारेनहाइट टू केल्विन या सेल्सियस में चेंज करना है तो हम लोग कैसे चेंज करेंगे? तो उसका फॉर्मूला होता है F/5 = डिग्री सेल्सियस माइनस 32/9। So this is the formula to convert डिग्री फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेंटीग्रेड। अगर एक बार डिग्री सेंटीग्रेड में आपका टेम्परेचर आ गया तो आप इजीली उसको केल्विन में भी चेंज कर सकते हैं। तो ये कुछ कन्वर्जन्स हो गए टेम्परेचर के, और ये टेम्परेचर की यूनिट्स भी हो गई केल्विन। मोस्ट ऑफ द टाइम हमको केल्विन ही यूज़ करनी है। तो हम लोगों ने सारे टर्म्स लगभग डिस्कस कर लिए हैं आइडियल गैस इक्वेशन के। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि कुछ स्टैंडर्ड कंडीशंस होती हैं, जैसे कि STP, NTP, रूम टेम्परेचर पे क्या हम लोग को प्रेशर लेना है,
क्या वॉल्यूम होगी, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। सो इस टेम्परेचर के बारे में आप लोग नोट करिए, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं कि स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या होती हैं। आई होप आपने नोट किया होगा। सो अब हम लोग डिस्कस करते हैं स्टैंडर्ड कंडीशंस के बारे में। स्टैंडर्ड कंडीशंस। सो अगर हम लोग बात करें स्टैंडर्ड कंडीशंस के बारे में, तो यहाँ पे हम लोग को 3 स्टैंडर्ड कंडीशंस पढ़नी है। पहली है STP, दूसरी है NTP और तीसरी है रूम कंडीशन। अगर हम लोग बात करें STP यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की, तो अगर हम लोग इसमें प्रेशर की बात करें तो इसमें हम लोग को प्रेशर लेना है 1 बार। कितना प्रेशर लेंगे हम लोग? 1 बार। और वहीं अगर हम लोग बात करें टेम्परेचर की, तो हम लोग टेम्परेचर लेंगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर उसको हम लोग केल्विन में लिख सकते हैं 273 केल्विन। वहीं अगर हम लोग बात करें NTP की, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो हम लोग अगर प्रेशर की बात करें तो हम लोग लेंगे 1 atm, और वहीं अगर हम लोग टेम्परेचर की बात करें तो इसमें हम लोग टेम्परेचर लेंगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर उसको हम लोग केल्विन में लिख सकते हैं 273 केल्विन। ये बात हो गई नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर या फिर NTP की। वहीं अगर हम लोग रूम टेम्परेचर की बात करते हैं तो इसमें भी हम लोग सिमिलरली NTP की तरह 1 atm लेंगे प्रेशर, बट टेम्परेचर हम लोग का होगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 298 केल्विन। सो ये 3 कंडीशन है STP, NTP और रूम कंडीशन, जो हम लोग थ्रू आउट द चैप्टर अलग अलग क्वेश्चन में फेस कर रहे होंगे। मान लो किसी क्वेश्चन में कह दिया कि इस क्वेश्चन को NTP पे सॉल्व करो, तो हम लोग वहाँ पे प्रेशर 1 बार लेंगे या फिर टेम्परेचर 273 लेंगे, और इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि वॉल्यूम क्या होती है STP या NTP पे। सो नेक्स्ट टॉपिक है मोलर वॉल्यूम। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि STP या NTP कंडीशन पे आपकी मोलर वॉल्यूम या वॉल्यूम क्या होती है। सो इसको नोट करिए, उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं मोलर वॉल्यूम के बारे में। ओके, आई होप आपने नोट किया होगा। सो लेट्स डिस्कस अबाउट मोलर वॉल्यूम। बात करें मोलर वॉल्यूम की, मोलर वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ 1 मोल, या फिर 1 मोल का कितना वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस। ओके, सो अगर हम लोग बात करें आइडियल गैस इक्वेशन की, PV = nRT, तो इसमें हम लोग वॉल्यूम जो निकाल रहे हैं वो है n मोल का, और हमको चाहिए क्या? वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस। तो हम लोग सिंपली, अब हम लोग बात कर रहे थे मोलर वॉल्यूम के बारे में। मोलर वॉल्यूम का मतलब वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल के गैस की कितनी वॉल्यूम होगी। तो हम लोगों ने ये लिखी थी आइडियल गैस इक्वेशन। तो इसके अकॉर्डिंग ये इक्वेशन बता रही है कि इसके n मोल ऑफ गैस की वॉल्यूम। तो अगर हम लोग को बात करें वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, तो हम लोग उसको लिख सकते हैं P = V/N = RT, और ये जो V/N वाला टर्म हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा मोलर वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस। इसको हम लोग लिख सकते हैं PVM = RT, या फिर मोलर वॉल्यूम जो हो जाएगी वो हो जाएगी RT/P। ठीक है, तो ये आपका मोलर वॉल्यूम का फॉर्मूला आ गया। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि STP, NTP और रूम कंडीशन में आपकी मोलर वॉल्यूम कितनी आती है। ठीक है, सो ये जो मोलर वॉल्यूम वाला फॉर्मूला है, इसको हम लोग साइड में लिख लेते हैं, इसकी हम लोग को ज़रूरत पड़ेगी।
मोलर वॉल्यूम का फॉर्मूला कितना आया हम लोग का, RT/P। ये आ गया हम लोग का मोलर वॉल्यूम का फॉर्मूला। सो अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि STP, NTP और रूम टेम्परेचर वाली कंडीशंस पे मोलर वॉल्यूम कितना आएगा। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं NTP के बारे में। इसके बारे में NTP मतलब नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। ठीक है, तो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर में सबसे पहले अगर हम लोग बात करें प्रेशर की, तो प्रेशर हम लोग कितना लेते हैं एनटीपी में, 1 atm प्रेशर ले लिया हम लोगों ने। ठीक है, टेम्परेचर लेंगे हम लोग 273 केल्विन। और वहीं अगर हम लोग बात करें आर की, तो प्रेशर हम लोग का किसमें, एटीएम में। तो वैल्यू हम लोग कौन सी लेंगे, लीटर एटीएम पर मोल केल्विन वाली, मतलब कि 0.0832 लीटर एटीएम पर मोल केल्विन। ठीक है, तो हम लोग ये वाली आर की वैल्यू ले लेंगे। अब अगर हम लोग को मोलर वॉल्यूम फाइंड करना है, तो हम लोग ये वाली वैल्यू सारी रख देंगे इसमें फॉर्मूले में, और उसके बाद इजीली हम लोग को मोलर वॉल्यूम एट एनटीपी फाइंड हो जाएगा। चलिए इसको रखते हैं, दिस इज 0.0832 इंटू 273 अपॉन प्रेशर इज 1 atm। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर लगभग आएगा 22.4 लीटर। सो जो मोलर वॉल्यूम आई एट एनटीपी वो आ गई कितनी, 22.4 लीटर। अब हम लोग बात कर रहे हैं अगर एसटीपी के बारे में, मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर के बारे में, तो उसमें मोलर वॉल्यूम कितना आता है, लेट्स डिस्कस दैट। तो एट एसटीपी की अगर हम लोग बात करें, एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, इसमें अगर हम लोग बात करें प्रेशर की, तो प्रेशर हम लोग लेते हैं 1 बार। कितना लेते हैं, 1 बार। अगर अभी आप लोगों ने ध्यान दिया हो, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने बताया कि 1 atm इज इक्वल्स टू 1.0321 बार। आई होप आपको याद होगा कितना होता है, 1.0132 बार। ठीक है, बात करें अगर हम टेम्परेचर की, तो एसटीपी पे टेम्परेचर आपका सेम रहता है 273 केल्विन, और इस वाले फॉर्मूले से या फिर इस वाले कन्वर्जन से हम लोग बार को एटमॉस्फेयर एटीएम में चेंज कर लेंगे। तो 1 बार हो जाएगा कितना, 1/1.0132 एटीएम। तो हम लोग को प्रेशर किस में मिल गया, एटीएम में। तो प्रेशर हम लोग कितना यूज़ करेंगे, 1/1.0132 एटीएम। तो अगर हम लोग प्रेशर एटीएम में यूज़ कर रहे हैं, तो हम लोग यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट या फिर आर की वैल्यू कितनी लेंगे, 0.0832 लीटर एटीएम पर मोल केल्विन। ओके, अब हम लोग मोलर वॉल्यूम के फॉर्मूले में ये सारी वैल्यूज रखते हैं, और उसके बाद फाइंड करते हैं कि एसटीपी पे मोलर वॉल्यूम की कितनी वैल्यू आती है या फिर क्या नंबर आता है। तो मोलर वॉल्यूम एट एसटीपी, तो फॉर्मूला है RT/P। तो हम लोग का R कितना लेना है, हम लोग को 0.0832 इतना हम लोगों को R लेना है। टेम्परेचर की बात कर ले अगर, तो टेम्परेचर हम लोग लेंगे सेम 273। वहीं अगर हम लोग प्रेशर की बात करें तो वो हो जाएगा 1/1.0132। सो अगर हम लोग इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के बाद हम लोग को जो वैल्यू मिलती है, दिस इज 22.7 लीटर्स। कितनी, 22.7 लीटर्स। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर यानी एसटीपी पर जो हम लोग की मोलर वॉल्यूम की वैल्यू आती है, दैट इज 22.7 लीटर्स। सो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। नोट करिए, उसके बाद हम लोग रूम टेम्परेचर पे भी डिस्कस करते हैं कि मोलर वॉल्यूम की क्या वैल्यू होती है। ओके, अब हम लोग बात करें अगर रूम टेम्परेचर की, रूम टेम्परेचर पे या फिर रूम कंडीशन की अगर हम लोग बात करें, तो प्रेशर हम लोग कितना लेते हैं, 1 atm।
टेम्परेचर लेते हैं 298 केल्विन, और आर की वैल्यू हम लोग सेम लेंगे क्योंकि एटीएम में है, तो हम लोग आर की वैल्यू लेंगे 0.0832 लीटर एटीएम मोल केल्विन। ठीक है, अब इसको हम लोग अगर मोलर वॉल्यूम वाले फॉर्मूले में रखें तो ये आ जाएगा 0.0832 इंटू 298 केल्विन अपॉन 1, तो ये वैल्यू आएगी लगभग 26 पॉइंट समथिंग आती है, मैंने निकाल रखी है, सॉरी 22.632 आती है, ये वैल्यू आती है 22.632 लीटर्स, दिस इज 22.632 लीटर्स। तो ये हो गई आपकी रूम कंडीशन में मोलर वॉल्यूम की वैल्यू। सो आई होप आपको समझ में आया हो, तो इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन करते हैं, सो नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं। आई होप आपने नोट किया होगा। सो कुछ क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करते हैं। अगर हम लोग बात करें आर की वैल्यू की, तो आर की वैल्यू अलग अलग जगह वेरी करती रहती है, कुछ लोग इसको 0.0821 भी लिखते हैं या फिर 832, उतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप लोग दोनों यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चंस के ऊपर। सो क्वेश्चन इज, अगर आपके पास प्रेशर इज 1 atm, प्रेशर कितना है 1 atm, टेम्परेचर दे रखा है 273 केल्विन और वॉल्यूम इज 11.2 लीटर, तो हम लोग मोल्स फाइंड करेंगे, कितने मोल्स निकलते हैं। तो बहुत इजी सा इसमें फॉर्मूला लगाना है। आपको वॉल्यूम दे रखा है, प्रेशर है, टेम्परेचर है, तो आपको नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं वॉल्यूम के थ्रू। तो अब आप देखनी पड़ेगी कंडीशन कौन सी है। प्रेशर दे रखा है 1 atm, टेम्परेचर 273 केल्विन, तो प्रेशर 1 atm और टेम्परेचर 273 केल्विन, तो ये जो कंडीशन है ये है एनटीपी की कंडीशन, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन। वॉल्यूम हम लोग को 11.2 दे रखी है, तो इजीली हम लोग 11.2 अपॉन मोलर वॉल्यूम जो इसकी आती है एनटीपी में कितनी आती है 22.4, वेरी गुड 22.4। सो इससे हम लोग के जो मोल्स आ जाएंगे 0.5 मोल्स निकल के आ जाएंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो वॉल्यूम दे रखा है एसटीपी पर, वॉल्यूम दे रखा है एसटीपी पर 227 लीटर एट एसटीपी। सो हम लोगों को क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड अगेन मोल्स, अगेन हम लोग को मोल्स फाइंड करने हैं। तो बहुत इजी सा दे रखा है यार, अगर हम लोग को वॉल्यूम पता ही है एसटीपी पर कितनी है, एसटीपी पर मोलर वॉल्यूम कितनी होती है 22.7, कितनी होती है 22.7। सो इजीली हम लोग मोल्स निकाल सकते हैं, कितनी आ जाएगी 22.7 अपॉन 22.7, तो ये आ जाएंगे 10 मोल्स, कितने आ जाएंगे 10 मोल्स। सो बहुत इजी सवाल थे, आई होप आपको समझ में आए होंगे। सो इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं एक कंडीशन के बारे में, आप लोग नोट लगा के इसको लिख लीजिए, ये जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर हम लोग वाटर की बात करें तो वाटर को हम लोग कैसे निकालेंगे, वाटर क्या हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन का यूज़ करेंगे या फिर हम लोग डायरेक्ट फार्मूला से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि वाटर लिक्विड में भी होता है, वाटर गैस में भी होता है, तो हम लोग कौन सा फार्मूला का यूज़ करें। सो हम लोग बात करें अगर वाटर की, सो अगर आपका टेम्परेचर जो है मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस है तो इट विल बी गैस, बट अगर लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस है तो वो क्या होगा सॉलिड। तो जब लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस है तो आप लोग यूज़ कर सकते हैं बाकी वाले फार्मूलाज जो हमने बताए, बट अगर 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर टेम्परेचर है तो वो गैस में है, तब आप लोगों को आइडियल गैस इक्वेशन का यूज़ करना है। आइडियल गैस इक्वेशन का यूज़ करते हुए मोल्स फाइंड करने हैं।
ठीक है। तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या थी, PV इज इक्वल्स टू nRT, ठीक है। तो ये आपकी एक अलग कंडीशन हो गई वाटर की। अब हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन के थ्रू डेंसिटी का फॉर्मूला निकालते हैं, डेंसिटी कैसे फाइंड करेंगे। सो अगर हम लोग देखें, हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था मोल्स निकालने का कि वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास, वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास। तो हम लोग मोल्स की जगह ये लिख सकते हैं RT, ओके। अब ये जो हम लोग का मोलर मास है इसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफ़र कर दें तो ये हो जाएगा PM, और वेट अपॉन वॉल्यूम क्या आ जाता है हम लोगों का, डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये हम लोग का मास है, ये वॉल्यूम है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं PM इज इक्वल्स टू DRT, जिससे हम लोग की डेंसिटी कितनी आ जाएगी, PM अपॉन RT। सो ये फॉर्मूला है डेंसिटी का, इसको हम लोग आगे यूज़ करेंगे प्योर गैस की डेंसिटी फाइंड करने के लिए, या फिर गैस के मिक्सचर्स की डेंसिटी फाइंड करने के लिए वाला फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। सो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया हो। इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं एवरेज एटॉमिक मास के बारे में। सो इसको नोट करिए, फिर हम लोग देखते हैं व्हाट इज एवरेज एटॉमिक मासेस। अगर हम लोग एवरेज एटॉमिक मास देखते हैं, उसके पहले अगर हम लोग बात करें इसमें डेंसिटी में कि यूनिट्स क्या होती हैं, डेंसिटी की यूनिट की अगर हम लोग बात करें तो जैसे प्रेशर हम लोग का ATM में है, मास हम लोग का ग्राम में है। अगर प्रेशर ATM में है तो इसकी यूनिट हो जाएगी लीटर ATM पर मोल केल्विन, और टेम्परेचर की भी केल्विन है। तो इससे जो निकल के इसका जो इससे डेंसिटी ये सब देखने के बाद, ये सारी यूनिट्स देखने के बाद, प्रेशर की, मास की, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की, टेम्परेचर की, तो ये सब डिवाइड करने के बाद जो डेंसिटी की यूनिट निकल के आती है वो आती है ग्राम पर लीटर। क्या आती है, ग्राम पर लीटर, ग्राम पर लीटर। आप लोग डिवाइड करके भी देख सकते हैं, या फिर जैसे ATM से ATM कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ग्राम बच जाएगा और ये लीटर बच जाएगा, और उसके बाद ये केल्विन से केल्विन कैंसिल हो जाएगा। तो इसी तरीके से जो डेंसिटी की यूनिट निकल के आती है होती है ग्राम पर लीटर। अब हम लोग बात करते हैं एवरेज एटॉमिक मासेस के बारे में। सो आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा। तो डिस्कस करते हैं किसके बारे में, एवरेज एटॉमिक मासेस के बारे में। एवरेज एटॉमिक मास, तो अगर हम लोग एग्जांपल लें क्लोरीन का, आप लोगों ने देखा होगा कहीं कहीं क्लोरीन ऐसे लिखा रहता है, कहीं ऐसे लिखा रहता है, और कहीं कहीं ऐसे लिखा रहता है। तो अब कौन सा सही है, कौन सा सही है? सही तीनों है। ये जो दोनों हैं ये हैं क्लोरीन के आइसोटोप्स, और ये वाला जो है ये है इनका एवरेज एटॉमिक मास। इन दोनों का क्या है, एवरेज एटॉमिक मास। दीज आर द आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स वो होते हैं जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम रहते हैं बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर डिफरेंट। या फिर अगर हम सिंपलर लैंग्वेज में बात करें कि एटॉमिक नंबर तो सेम है बट मास नंबर क्या है, डिफरेंट। दोज एलिमेंट्स आर सेड टू बी नोन एज आइसोटोप्स। तो ये दोनों क्या है, क्लोरीन के आइसोटोप्स। इनका एटॉमिक नंबर सेम है या फिर इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम है बट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स या फिर मास नंबर दोनों का क्या है, डिफरेंट है। तो ये हैं आइसोटोप्स एक दूसरे के। अब अगर हम लोग इसमें बात करें कि एवरेज एटॉमिक मासेस हम लोग कैसे निकालते हैं, तो उसमें हम लोग कई सारे टर्म्स देखते हैं, जैसे कि हो गया अबंडेंस, रिलेटिव अबंडेंस, या फिर परसेंटेज मोल्स, मोल्स का क्या परसेंटेज है,
या फिर कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, या फिर एटम्स का क्या परसेंटेज है, हम लोग ये सब देखते हैं एवरेज एटॉमिक मास निकालते हुए। तो अगर हम लोग बात करें एवरेज एटॉमिक मास का क्या फॉर्मूला होता है, तो अगर हम लोग बात कर लें क्लोरीन 35 की, मान लो अगर इसका जो अबंडेंस है दैट इज x%, इसकी हम लोगों ने बात कर ली, इसका जो अबंडेंस है दैट इज x%, तो इसका हो जाएगा 100 माइनस x%, 100 माइनस x%। तो इसको निकालने के लिए सिंपली हम लोग करते हैं x, ये हम लोगों ने दोनों मान लिया, उसको हम लोग बाद में कैलकुलेट करते हैं। पहले हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं कि एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या होता है। मान लो हम लोग के पास दो अबंडेंस है या फिर दो आइसोटोप्स हैं, किसी एक एलिमेंट के दो आइसोटोप्स हैं। तो दोनों का मास नंबर अलग अलग होगा, एक का मास नंबर A1 है, एक का मास नंबर A2 है। दोनों का जो एटॉमिक नंबर है वो सेम होगा, ठीक है। अब अगर हम लोग दोनों के अबंडेंस से बात कर लें, दैट इज एक का है x1%, एक का है x2%। तो अब अगर हम लोग इसका एवरेज एटॉमिक मास निकालेंगे, एवरेज एटॉमिक मास, तो दैट विल टर्न आउट टू बी x1 मल्टीप्लाई A1 प्लस x2 मल्टीप्लाइड बाय A2 अपॉन x1 प्लस x2। So this is the formula to find average atomic mass, और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं that summation of xi ai upon summation of xi. So this is average atomic mass. अब अगर हम लोग एग्जाम्पल लें क्लोरीन का ही, तो हम लोग फाइंड करते हैं कि क्लोरीन में x की वैल्यू क्या आएगी या अबंडेंस की वैल्यू क्या आएगी। सो सेम फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। अगर हम लोग फाइंड करें एवरेज एटॉमिक मास इसका, तो ये आएगा x1 की जगह मान लेते हैं x% है हम लोग के पास, इसका एवरेज एटॉमिक मास है 35 प्लस 100 माइनस x हम लोग के पास दूसरे का है अबंडेंस, और जो 37 है वो हम लोग का दूसरा एटॉमिक मास है। सो इट विल बी x1 प्लस 100 माइनस x कैंसिल आउट, 100 विल बी द डिनोमिनेटर। और अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के बाद जो हम लोग की एवरेज एटॉमिक मास की वैल्यू आएगी, दैट आई हैव नॉट कैलकुलेटेड, आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। इसमें से x की वैल्यू तो हम लोग को मिल जाएगी। हाँ, एवरेज एटॉमिक मास तो हम लोग को इसका पता है, दैट इज 35.5। तो अगर हम लोग अबंडेंस कैलकुलेट करेंगे, तो नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन से इसका अबंडेंस x की वैल्यू आ जाएगी, जो कि अबंडेंस होगा 35 का। फिर उसको अगर हम लोग 100 से माइनस कर देंगे, तो जो हम लोग का 37 वाला क्लोरीन है जिसका एटॉमिक मास 37 है, उसका हम लोग का अबंडेंस पता चल जाएगा। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है। नाउ लेट्स सी अ क्वेश्चन ऑन इट। इसके ऊपर हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं एवरेज एटॉमिक मास के ऊपर, फिर हम लोग फर्दर डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज मॉलिक्यूलर एटॉमिक एवरेज मॉलिक्यूलर मास। ओके, सो नोट कर लीजिए इसको, फिर हम लोग इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो लेट्स सी अ क्वेश्चन। Question is, there is a sample contains 79% mole कितना मोल कंटेन कर रहा है? 79%। किसका? 79% मोल ऑफ Mg एंड rest are 12 mg 25 and 12 mg 26. Rest are 12 mg 25 and 12 mg 26. So और इसका जो ग्राम एटॉमिक मास है वो कितना है? mg का ग्राम एटॉमिक मास इज 24.31 ग्राम एटॉमिक मास या फिर एवरेज एटॉमिक मास, दोनों सेम है। क्या है? सेम है, एवरेज एटॉमिक मास।
यही हम लोग का एवरेज एटॉमिक मास है मैग्नीशियम का। अब ये मैग्नीशियम के 3 आइसोटोप्स हैं, तो जो हम लोग का इसमें एवरेज एटॉमिक मास आएगा दैट विल बी कंसीडर्ड एज द ग्राम एटॉमिक मास, जो कि हम लोग यूज करते हैं। तो 24.31 इज द ग्राम एटॉमिक मास, जिसको हम लोग एज एन एवरेज एटॉमिक मास यूज करेंगे। तो चलो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और इसमें हम लोग को फाइंड करना है अबंडेंस। क्या फाइंड करना है? कैलकुलेट द मोल परसेंटेज ऑफ, सॉरी, इसका हम लोग को मोल परसेंटेज कैलकुलेट करना है, या फिर हम लोग उसको अबंडेंस भी कह सकते हैं। कैलकुलेट मोल परसेंट ऑफ 12 mg 25। तो हम लोग सिंपलर से फॉर्मूला लगाएंगे एवरेज एटॉमिक मास का, जो कि हम लोग को पता है एवरेज एटॉमिक मास कितना है 24.31। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 24.31 79 इंटू 24। 79 क्यों? क्योंकि हम लोग का सैंपल कितना दे रखा है 79% ऑफ मोल। सैंपल कंटेन्स 79% मोल ऑफ किसका 12 mg 24 का। अब इसका हम लोग को दे रखा है 79%, बाकी हम लोग को 12 mg 25 को कैलकुलेट करना है, और इसका साथ में निकल आएगा। देखते हैं कैसे। अब इसका हम लोग को कैलकुलेट करना है, तो उसको हम लोग कंसीडर कर लेते हैं x, और इसका मोलर मास कितना है 25 प्लस, अब इसके वाले को हम लोग क्या लिखेंगे 100, सॉरी दिस विल बी व्हाट 79 हम लोग के पास है, इसका x मान लिया हम लोगों ने। सो 100 माइनस 79 प्लस x, सो इट विल बिकम 21 प्लस x, या फिर -x इंटू 26। ओके, नाउ इन डिनोमिनेटर वी विल राइट, डिनोमिनेटर में हम लोग लिखेंगे कंप्लीट 100। सो अब अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करें, कैलकुलेशन पे जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 11%। कितनी आएगी 11%। कैलकुलेशन पे जो x की वैल्यू आएगी 11% आएगी। तो सिंपली हम लोग को इसका मोल परसेंटेज पता चल गया कितना है 11%, और इसका कितना था 21 माइनस एक्स, तो इसका कितना आ जाएगा 10%। 10% मोल परसेंटेज आ जाएगा आपका 12 mg 26 का, इसका आ गया 11%, इसका था 79%, जो कि कंबाइन करके कितना हो गया 100%। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो, तो इसको नोट करिए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है गैस मिक्सचर एनालिसिस। नेक्स्ट टॉपिक इज गैस मिक्सचर एनालिसिस। इसके थ्रू ही हम लोग एवरेज मॉलिक्यूलर मास पढ़ेंगे। अगर हम लोग गैस मिक्सचर एनालिसिस की बात करें, मान लो कोई कंटेनर है एंड इट हैज़ 3 मोल्स ऑफ गैस, या फिर 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। एक को मान लिया हम लोगों ने A, दूसरा है B, तीसरा है C, और तीनों के जो मोल्स हैं वो हैं Na, Nb और Nc। ठीक है, Na क्या है Na is mole of A, Nb is mole of B और Nc is mole of C। ठीक है, तो अगर अब हम लोग इसका मोलर मास निकालें, या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं M एवरेज, एवरेज मोलर मॉलिक्यूलर मास, क्या निकालें हम लोग इसका एवरेज मॉलिक्यूलर मास M एवरेज, या फिर एवरेज मॉलिक्यूलर मास। इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जैसे अब हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था मोल्स निकालने का कि वेट इन ग्राम अपॉन ग्राम एटॉमिक मास। सो हम लोग जो वेट है उसको मोल्स और मॉलिक्यूलर मास के
वेट और ग्राम एटॉमिक मास के रिस्पेक्ट में लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे Na इंटू Ma प्लस Nb इंटू Mb प्लस Nc इंटू Mc अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nc। ओके, सो ये हम लोग का आ जाएगा टोटल वेट ऑफ द गैस, और ये हम लोग के क्या हो जाएंगे, टोटल मोल्स। तो जो एवरेज मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला होगा, एवरेज मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला जो होगा उसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं, टोटल मास ऑफ गैस अपॉन टोटल मोल्स। कितना, टोटल मोल्स। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर हम लोग बात कर लें इसके यूनिट के बारे में, तो इसकी यूनिट होती है ग्राम पर मोल। ये पूरा मास किस में आएगा, ग्राम में। ये पूरा क्या हो गया, मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी प्लस मास ऑफ सी, और मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी प्लस मोल्स ऑफ सी। तो इसकी यूनिट आ गई ग्राम पर मोल। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया होगा ये। हम लोग बात करते हैं इसके बाद मोल फ्रैक्शन। किसकी बात करते हैं, मोल फ्रैक्शन के बारे में। अगर हम लोग बात करें मोल फ्रैक्शन की, तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं ऐसे, जाई से। तो मान लो हम लोग के पास गैस के 3 मॉलिक्यूल्स हैं, 3 पार्टिकल्स हैं, ए, बी और सी, और इन तीनों का जो मोल्स हैं वो Na, Nb और Nc है। तो अगर हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ ए फाइंड कर रहे हैं, अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मतलब ऐसे जाई ऑफ ए लिखेंगे, अगर हम लोग वो फाइंड करें तो उसको हम लोग मोल्स के टर्म में लिखेंगे, मोल ऑफ ए अपॉन मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी प्लस मोल ऑफ सी। अगर वहीं हम लोग बी का मोल फ्रैक्शन फाइंड करें तो वो हो जाएगा Nb अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nc। और अगर हम लोग सी की बात करें तो ये हो जाएगा Nc अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nc। ठीक है, और एक अगर और बात की बात करें, किसी भी मिक्सचर में अगर हम लोग तीनों पार्टिकल से 3 अगर गैसेस हैं मिक्स्ड, तो अगर हम लोग तीनों का कंप्लीट मोल फ्रैक्शन की बात करें कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सी, तो वो हमेशा क्या आता है, 1 आता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, अगर हम लोग तीनों को ऐड करें, जाई ऑफ ए प्लस जाई ऑफ बी प्लस जाई ऑफ सी, तो वो तीनों कैलकुलेट करने पे कितना आएगा। अगर हम लोग पूरे को ऐसे एलसीएम ले लें, Na प्लस Nb प्लस Nc, तो ये हो जाएगा Na प्लस Nb प्लस Nc। तो इट विल कम आउट टू बी 1। सो हम लोग इसको सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, जाई ए प्लस जाई बी प्लस जाई सी इज इक्वल्स टू 1। मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द गैसेज इज द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द गैसेज इज 1। तो ये हम लोग